अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। नावल का नाम है शाम रंग स्याह, मुसन्निफ़ा है एमल रज़ा। और आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 13। डायना की खुदकुशी का केस कुछ ऐसा अनोखा भी नहीं था। पुलिस उस केस की फ़ाइल को कोई भी मुनासिब वजह देकर बंद कर सकती थी। यही वजह काफ़ी थी कि उसकी बेहुरमती की गई थी। लेकिन यह केस तब बहुत अहमियत इख्तियार कर गया था जब डायना की मौत वाली जगह का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने पर पुलिस को वहाँ 3 जगह से एडम राहिल का नाम लिखा हुआ मिल गया था। एडम राहिल माशरे का एक मोतबर नाम था। उसके बेशुमार फलाही इदारे थे जो तकरीबन दुनिया के तमाम ही मज़ाहब के लिए काम कर रहे थे। गरीबों के लिए उसके विश होम अलग से कायम थे। वो आयतें सुनाता था, श्लोक पढ़ता था। सब लोगों की नज़र में उसका तस्वुर एक फ़रिश्ते का सा था। ऐसे में डायना की मौत की जगह पर जगह जगह उसका नाम लिखा हुआ मिलना पुलिस को असल कहानी जानने के लिए बेचैन कर रहा था। 2 बुरी खबरें हैं पैटी। पीटरसन कुछ नई तर्ज की पोस्ट के नमूने चेक करके उन्हें पास या फेल कर रहा था जब जेफरसन ने उसके पास आकर धमाका किया था। तुम कभी अच्छी खबर भी लाए हो जेफ़ी? खैर बोलो। नाक से पोस्ट की खुशबू सूंघते और जायका महसूस करते हुए पीटरसन की तवज्जो हटी थी। एक तो ये कि डायना के साथ बदफेली की गई थी, और दूसरी, क्या ये कब हुआ? सब्ज़ी माइल स्याह बुरादा उसके हाथ से छूटकर टेबल पर बिखर गया था। उसकी मौत वाली रात किसने किया ये सब? मैं नहीं जानता। तो किसको जानना चाहिए? कार्जल कहाँ है? ब्रोनो कहाँ है? क्यों ख्याल नहीं रख रहे वो इन सब बातों का? ये सब क्या हो रहा है? एक लड़की की जिम्मेदारी उनसे ठीक से नहीं निभाई गई। मैंने बताया तो है पैटी कि जिस वक्त हमारे आदमी वहाँ पहुँचे डायना घर पर नहीं थी। तुमने आदमियों को अगले रोज़ क्यों भेजा जबकि मैंने उसी दिन भेजने का कहा था? तुमने गफलत क्यों की जेफ़ी? मैंने अपनी तरफ से बेहतरी करने की कोशिश की थी पैटी, मुझ पर गुस्सा मत करो। डायना गुस्से में थी, ऐसे में हमारे आदमियों का वहाँ जाना मामले को बिगाड़ सकता था। खैर जो होना था हो गया। दूसरी बुरी खबर यह है कि जहाँ वो मरी वहाँ 3 जगह से तुम्हारा नाम लिखा हुआ मिल गया है। क्या बक रहे हो तुम? पीटरसन गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। जेफरसन एक कदम पीछे हटा था। तुमने तो कहा था कि सब साफ कर दिया गया है, लेकिन वो नाम इस कदर बारीक थे कि हमारे आदमी उन्हें नहीं देख सके, और पुलिस ने उन्हें देख लिया। जेफरसन ने सर झुका दिया था। कौन कर रहा है ये सब? ये तो वाज़ेह दुश्मनी है, और ये कोई बहुत ही शातिर दुश्मन है। डायना का रेप करके वो मुझ पर इल्ज़ाम डाल रहा है क्योंकि वो जानता है कि इस तरह आसानी से मेरी शख्सियत का बुत टूट गया तो पीछे डॉन का बुत भी खुद ब खुद ही टूट जाएगा। ये तो किसी करीबी आदमी का काम लगता है। इस मसले को बाद में देख लेंगे पैटी। फ़िलहाल अहम बात यह है कि रिपोर्ट में तुम्हारा नाम आ चुका है। पुलिस यकीनन हम तक पहुंचने वाली है। वो यकीनन तुमसे सख्ती से पेश तो नहीं आएंगे, लेकिन प्रेस वालों को तो तुम जानते हो, सफ़ेद को स्याह करना उन्हें खूब आता है। बताओ क्या करना है? पुलिस पहुंचने वाली है तो प्रेस वालों को भी बुला लो। क्यों प्रेस क्यों? तुम क्या करने जा रहे हो? पैटी कुछ नहीं करेगा। मेरे दुश्मन ने एडम नाम को इस्तेमाल किया है तो अब जो भी करेगा एडम ही करेगा। मैं तैयार होने जा रहा हूँ। पीटरसन एडम का लिबास पहनने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। और हाँ, पीटरसन जाते जाते पलटा था। एक लड़के को तैयार करो जो डायना के साथ हुई बदफेली का जुर्म कबूल करे, बाद में उसे निकलवा लिया जाएगा। सारी बात समझ लेने के बावजूद भी जेफरसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पीटरसन क्या करने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम 1 घंटे के अंदर अंदर हो चुका था जब तक पुलिस के कुछ चहीते सहाफ़ी ये खबर पा चुके थे कि एक लड़की डायना की खुदकुशी के पीछे एडम राहिल का नाम आ चुका है। हाल में पीटरसन की आमद कुछ ऐसे हुई थी कि सब बेइख्तियार ही अपनी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए थे। पीटरसन ने सबसे पहले स्टेज पर आकर एक सजदा किया था। हाथ में पकड़ी तस्बीह, गले में पहनी स्लेब, बानी और ओम के साइन वाली अंगूठी को अब वो और ज़्यादा नुमाया करके पहनने लगा था। ये सब आज डायना वाले वाक़ये से ही शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इस सब का आगाज़ उस रोज़ हुआ था जब उसके इदारे से शाया होने वाली मजहबी किताब के ज़रिए दूसरे मुल्क हीरोइन की स्मगलिंग की जा रही थी। मेरा पब्लिशिंग हाउस किताबें छापकर सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखता है। सब जानते हैं कि हम किताबों को अर्ज़ा कीमत पर बेचते हैं। अब कोई उस किताब को ख़रीद कर उसके साथ क्या करता है, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। पर मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए, वो जो अपने बुरे कामों में मज़हब को घुसाने पर भी नहीं डरते। यकीनन क़यामत के दिन ये लोग अपने गुनाहों पर बहुत पछताएंगे।
ایڈم نے ایک بھڑکتا ہوا بیان دیا تھا۔ اپنی خود ساختہ تقریر کا اختتام کرتے ہوئے اس نے ایک آیت اور ایک شلوک پڑھ کر سنائی تھی، جس کا متن کچھ یوں تھا کہ گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا ہر حال میں مل کر رہے گی۔ سب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ واقعی مذاہب کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج بھی اس نے سب کو کیسے خاموش کروانا ہے۔ وہ پاکیزہ اور حیادار لڑکی دائنا اپنی موت سے ایک روز پہلے کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکا اس کی حرمت کے پیچھے ہے۔ وہ پولیس کے پاس بھی گئی تھی، لیکن صحیح سے نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے پولیس اب دائنا کو ذہنی عارضہ کی مریضہ سمجھنے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ میں نے اسے اپنے وش ہوم میں رکھنے کی حامی بھر لی تھی۔ دائنا اپنے گھر سے اپنا سامان لینے ہی گئی تھی جب وہ واقعہ ہو گیا، جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ لڑکی تو میرے پاس آ کر محفوظ ہونا چاہتی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس نے مرتے وقت جگہ جگہ میرا نام کیوں لکھا ہے، تاکہ میں اس کے قاتل کو پکڑوانے پر پولیس پر زور ڈالوں۔ ہاں، یہ قتل ہی تھا۔ آپ حیران نہ ہو، کسی کو خودکشی پر مجبور کر دینا بھی ایک طرح سے قتل ہی ہوتا ہے۔ لمبی تمہید کے بعد اس نے بدھا گئے اقوال پڑھے تھے، پھر تورات کی وہ سطریں پڑھنے لگا تھا جو حال میں موجود کسی صحافی کو یقیناً نہیں آتی تھیں۔ ایڈم کی اس جذباتی تقریر کا سب صحافیوں پر ویسا ہی اثر ہوا تھا جیسا وہ چاہتا تھا۔ کچھ انٹرنی لڑکیاں تو تورات کی سطروں کا ترجمہ پوچھ کر رونے بھی لگی تھیں۔ دائنا میں انہیں اپنا آپ نظر آنے لگا تھا۔ اس پریس کانفرنس کے چند دن بعد ہی دائنا کا مجرم پکڑا گیا تھا۔ وہ جیڈن تھا، جو ہونٹوں پر لپسٹک لگاتا تھا اور پینٹ کی سائڈ پر چین لٹکاتا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ وہ دائنا کو بچپن سے چاہتا تھا، لیکن مذہبی تبدیلی کی وجہ سے دائنا اسے شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اپنی نفسانی خواہش کا گلا نہ گھونٹ سکنے کی بنا پر ایک دن اس نے دائنا کی بے حرمتی کی، اور اسی دن دائنا نے سب کو اس بیان پر یقین آ گیا تھا۔ جیڈن سیاہ فام تھا۔ ویسے بھی سب کی چاہت تھی کہ اگر وہ قتل کا اعتراف نہیں بھی کرتا تو اس پر کسی نہ کسی طرح قتل ڈال دیا جائے۔ چند دنوں میں معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور سرد خانے میں پڑی دائنا کی لاش کو بھی دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کا اکلوتا وارث مل گیا تھا، جو گونگا تھا اور بہرا بھی، اور وہ جب دائنا کی تابوت میں بند سرد لاش سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا تو ارد گرد کھڑا سارا ہاسپٹل سٹاف بھی اس کے ساتھ رونے لگا تھا۔ اتنی سی بات تھی جیفی، تم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہو، پیٹرسن نے اپنا جام جیفرسن کے جام سے ٹکراتے ہوئے کہا تھا۔ جیفرسن نے کھوکھلی سی مسکراہٹ پیٹرسن کی طرف اچھالی تھی۔ ٹھیک، یہ معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن تم اس حصے کو نظر انداز کر رہے ہو کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ تم بتاؤ، تم کس مرض کی دوا ہو جیفی؟ اتنے عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ میں تو بارہا ایڈورڈ کا نام لے چکا ہوں، تم ہی اسے نظر انداز کر رہے ہو، اسے معمولی سمجھ رہے ہو، جبکہ وہ خود کو چند سالوں بعد پیٹرسن کی سیٹ پر دیکھ رہا ہے۔ جواب میں پیٹرسن نے غصے سے جیفرسن کی طرف دیکھا تھا۔ غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا پیٹی، میں جان گیا ہوں اسے۔ جوزف کی موت کا بدلہ وہ لے کر رہے گا۔ پہلے ہم نے برنابی کو ختم کروایا۔ تم نے کہا کہ جوزف برنابی کا دوست تھا، اس لیے مقدس کتابوں میں ہوتی اسمگلنگ کی مخبری جوزف نے کی ہے۔ ہم نے جوزف کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ایڈورڈ جوزف کا رشتہ دار ہے، اس لیے وہ اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے۔ اس طرح تو رفتہ رفتہ ہم اپنی ساری ٹیم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن یہ سب حقیقت ہے، اتفاقات یہی بتا رہے ہیں۔ اگر ہم ایڈورڈ کو بھی ٹھکانے لگا دیتے ہیں تو ہم باقی 5 بچیں گے، اور کسی بھی کامیاب گینگ کے لیے محض 3 مضبوط ستون بھی بہت ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے ایڈورڈ سے کبھی بھی ایسا تاثر نہیں ملا۔ تمہارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے جیفرسن۔ ہاں، میں خود کو غلط مان لیتا اگر میں نے ایڈورڈ کی جاسوسی نہ کی ہوتی۔ وہ ہر ہفتے میں ایک بار جوزف کی قبر پر ضرور جاتا ہے اور اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس کی بیوہ کو دیتا ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا اب بھی میرا شک یقین میں نہ بدلے؟ ٹھیک ہے، اس ہفتے ایڈورڈ کو جوزف کی قبر نہ جانا پڑے، اسے جوزف کے پاس ہی لٹا دو۔ پیٹرسن نے نیا حکم جاری کیا تھا۔ جیفرسن مسکرانے لگا تھا۔ وہ ایسا ہی چاہتا تھا۔ جمعے کی رات کو ایڈورڈ اپنی فیملی کے ساتھ مال میں شاپنگ کر رہا تھا جب ٹیٹو اس تک پہنچا تھا۔ ٹیٹو کا اصل نام جانے کیا تھا، لیکن اس کی گردن پر بنا بھیڑیے کا ٹیٹو اس قدر بھیانک تھا کہ اس کی نسبت سے سب اسے ٹیٹو ہی پکارنے لگے تھے۔ ڈان تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں ان کے پاس آتا ہوں۔ وہ نیچے پارکنگ میں ہیں۔ اوکے، ایڈورڈ نے اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا تھا۔ بدلے میں اس کی بیوی نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور بچوں کو لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ایڈورڈ ٹیٹو کے ساتھ نیچے پارکنگ ایریا میں گیا تھا۔ ڈان کہاں ہے؟ اسے پیٹرسن کی مخصوص کار کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ اس طرف ہے، جیفرسن کی کار میں۔ ٹیٹو نے ایک سیاہ کار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایڈورڈ کار کے اندر داخل ہو گیا تھا۔
टैटू बाहर ही खड़ा रहा था और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। एडवर्ड यही समझा कि डॉन को उससे अकेले में कुछ खास बात करनी होगी, तभी टैटू कार के अंदर नहीं आया। लेकिन डॉन तो कार के अंदर थे ही नहीं, बल्कि कार में कोई भी नहीं था। एडवर्ड को किसी खतरे का एहसास हुआ था। उसने जल्दी से कार में से उतर जाना चाहा था, लेकिन कार के दरवाजे लॉक थे। उसने शीशे में से झांक कर टैटू को देखा था। वो हाथ हिलाता हुआ उसे बाय कर रहा था। एडवर्ड उस बाय का मतलब नहीं समझा था, लेकिन फिर अगले ही पल उसे सब समझ में आ गया था। टैटू उसे दुनिया से रुखसत होने पर बाय बाय कर रहा था। कार की डिग्गी में से किसी ने निकलकर एडवर्ड की गर्दन को बारीक धाती तार की लपेट में ले लिया था। एडवर्ड की चीख भी नहीं निकल सकती थी। तार उसकी गर्दन पर रफ्ता रफ्ता सख्त हो रही थी। उसकी गर्दन सुर्ख हो चुकी थी। चंद ही लम्हों की गेम थी। एडवर्ड जान चुका था कि वो दिफा करने के काबिल नहीं है। उसे बहुत बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था। मरते वक्त उसकी आंखों में बस एक ही दुख था, एक ही सवाल कि कोई उसे इतना तो बता देता कि उसका कसूर क्या था। काम हो गया है डॉन, टैटू ने एडवर्ड के मुर्दा वजूद को देखते हुए डॉन को फ़ोन पर बताया था। डॉन पीटरसन को नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के एक नए डॉन को, जो पीटरसन को बहुत धीरे धीरे तबाह कर रहा था। पीटरसन को खबर हुए बिना, जिसने डायना की खुदकुशी वाली जगह पर फिर से एडम राहिल का नाम लिखवा दिया था और जिसने डायना का रेप भी किया था। मंजर किसी तस्वीर की मानिंद साकत और खामोश था, माँ सिवाय उस ओस के जो धीरे धीरे उड़ते हुए बिना चाप किए फिज़ा के बादल बन रही थी। सबीन की आंख खुली तो उसने एक हुदहुद को अपने सर के ऊपर शाख पर बैठे हुए देखा। वो जैसे चुपके चुपके उन दोनों को देख रहा था। सबीन मुस्कुराई तो वो हुदहुद भर्रा मारकर एकदम से उड़ गया। उसके परों में भी इतनी मुलायमत थी कि सरसराहट की आवाज़ भी नहीं आती थी। लेकिन फिर उस क्लासिक तस्वीर के पस मंज़र में पानी के छपाके की आवाज़ पूरी शिद्दत से गूंजी थी। सबीन ने पानी की उस अजीबो-गरीब सी आवाज़ को सुना था। यकीनन झील में कोई चीज़ गिर गई थी, मगर क्या? पानी का शोर तो झील में किसी इंसान के गिरने का ही हो सकता था। दरख्तों की ओट से निकलकर उसने सुबह के नकाब में लिपटी रश झील को देखा था, जहाँ तेज़ भंवर पड़ चुके थे और उन भंवरों के दरमियान हाइक का सर कभी उभरता और कभी गुम हो जाता था। मीरान, सबीन ने एक चीख मारी थी। सोया हुआ मीरान हड़बड़ा कर उठा था। क्या हुआ? वो अगले ही पल उसके पास था। वो हाइक, डायना का भाई, वो खुदकुशी। सबीन ने झील की तरफ इशारा किया था। मीरान को सारी बात समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा था। उसने अपनी शर्ट उतारकर अगले ही पल मीरान ने भी झील में छलांग लगा दी थी। वो तैरता हुआ उसकी सिमत बढ़ा था जहाँ हाइक डूब और उभर रहा था। वो ऐसा दुनिया बेजार आदमी था कि उसे ठीक से खुदकुशी करनी भी नहीं आ रही थी। वो यही नहीं जानता था कि पानी में डूबकर खुदकुशी करनी हो तो बस जिस्म ढीला छोड़ दिया जाता है, और वो था कि डूबना भी चाह रहा था और पानी से मुदाफ़ियत भी कर रहा था। सबीन किनारे पर ही खड़ी झील को देख रही थी। दोनों के सर पानी में अब गायब हो चुके थे। सबीन बेचैनी से बाहर खड़ी दोनों के नमूदार होने का इंतज़ार कर रही थी। झील का भंवर खामोश हो रहा था। सबीन की बेकरारी बढ़ रही थी। मीरान को तो तैरना आता था, वो जानती थी, लेकिन हाइक, अगर मीरान ज़रा सी देर करता है तो वो जानती थी कि फिर वो ज़िंदा हाइक को ऊपर नहीं लाएगा, बल्कि उसकी लाश ही लेकर आएगा। मीरान, वो ऊंचे ऊंचे मीरान का नाम पुकारने लगी थी। वो मुश्किल वक्त में ऐसी ही बदहवास हो जाती थी, जबकि अच्छी तरह से जानती थी कि पानी में गुम मीरान उसकी आवाज़ भला कहाँ सुन सकता है। चंद लम्हों बाद पानी की सतह पर मीरान का सर नमूदार हुआ था। कब से रोके सांस को उसने हवा में खारिज किया था। उसके दोनों हाथों में हाइक का वजूद था, जो खुद को छुड़वाता हुआ झील में डूब जाने की सर तोड़ कोशिशें कर रहा था। हाइक रो रहा था, बुरी तरह से। सबीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि हाइक ने ऐसा क्यों किया। यकीनन उसे पता चल गया था कि उसकी बहन मर चुकी है, बेहुरमती के बाद और ख़ुदकुशी के बाद। जो बात ज़माना उसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे वो यकीनन सर्द खाने में पड़ी हुई डायना की लाश देखकर ही समझा था। जिस तरह मीरान हाइक को बाहर लाया था, वो मंजर कुछ ऐसा था जैसे इंसान शेर के मुंह से नवाला छीन रहा हो। हाइक अपनी पूरी ताकत से अपनी मौत को गले से लगाने के लिए बेचैन था। मीरान तकरीबन उसे घसीटता हुआ बाहर ला रहा था। किनारे पर आते ही सबीन ने भी मीरान का साथ दिया था। खींचकर उसने हाइक को बाहर निकाला था। 4 हाथों के आगे हाइक बेबस हो गया था। बाहर निकलकर उसने बारी बारी दोनों की तरफ देखा था और फिर ऊंचे ऊंचे रोना शुरू कर दिया था। वो गूंगा था और बहरा भी। उसके रोने की आवाज़ इस कदर भयानक थी कि खामोश फ़िज़ा को आरी की तरह चीर रही थी। डायना के मुजरिम को ज़रूर सज़ा मिलेगी हाइक, उसका खून रायगा नहीं जाएगा। सबीन ने अपनी तरफ से इशारों में बात करके हाइक को समझाना चाहा और जवाब में हाइक मज़ीद ऊंचा ऊंचा रोने लगा था।
اسے اب پتہ چلا ہے اپنی بہن کی موت کا، میران نے دکھ سے سبین سے کہا تھا۔ پتہ چل گیا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ سبین ہائیک کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسو پہنچنے لگی تھی۔ ہائیک کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں بے بس تھے، نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہائیک کا دکھ کیسے کم کریں۔ تب سبین نے وہی کام کیا تھا جو وہ دائنا کے مردہ وجود کے ساتھ بھی کر چکی تھی۔ پاس ہی کھلے ہوئے سالب مصری کے تازہ پھول توڑ کر اس نے ہائیک کے ہاتھوں میں دے کر اس کی مٹھیاں بند کر دی تھیں۔ جیسے زہر کو چوس لیتا ہے، ایسے ہی تازہ سالب مصری غموں کو چوس لیتا ہے۔ بس اسے چند لمحے ہاتھ کی مٹھی میں مضبوطی سے تھامے رکھنا پڑتا ہے اور پھر یہ اپنا معجزہ دکھاتا ہے۔ یہ سارے دکھوں کو کسی فوم کی طرح جسم میں سے چوس لیتا ہے، لیکن یہ سب اس کے مرجھا جانے سے پہلے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی یہ مرجھاتا ہے یہ اپنے سارے فعل باطل کر لیتا ہے، یہ اپنا ہی متضاد ہو جاتا ہے۔ اسے بابا کی بتائی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی اور وہ ہائیک کی مٹھیوں کو سختی سے بند کرتی جا رہی تھی، اپنی پوری جان سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سالب مصری مرجھا کر اپنے فعل باطل کر لے اور ہائیک کے غم کے لیے بے اثر ثابت ہو۔ میران اور ہائیک دونوں نے اسے یہ عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، یہ سالب مصری کا جادو تھا یا کچھ اور۔ ہائیک اپنا رونا بھول کر سبین کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گیا تھا، اس کے دل کو جیسے واقعی میں قرار مل گیا تھا۔ سبین نے اپنے دوپٹے سے اس کے باقی ماندہ آنسو پونچھے تھے اور پھر اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ہائیک دوبارہ خودکشی کی کوشش نہیں کرے گا۔ دونوں نے اداسی کی حالت میں گھر واپسی کا سفر طے کیا تھا، کرنے کو کوئی بات نہیں تھی۔ سالب مصری، سبین کو پتہ ہی نہیں چلا، اور بابا نے اسے زندگی کے کتنے بڑے بڑے سبق سکھا دیے تھے۔ انسان اپنی پیدائش سے ہی ضیاء ریزی کا محتاج ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بابا نے ایک بار بچپن میں بتایا تھا کہ صدیوں پہلے دھرتی پر 8 دنوں تک اندھیرا چھایا رہا تھا۔ ان 8 دنوں میں نہ تو سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی اور نہ ہی چاند نے، اور اس اندھیرے کی وحشت سے نہ جانے کتنے لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ یعنی ضیاء ریزی کی بندش کافور ریزی کا باعث بن گئی۔ شاید تبھی سے یہ دستور بن گیا ہے کہ کسی کی موت سے پہلے اس گھر میں کافور کی بو محسوس ہوتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ بابا کی باتیں لاکھ سچی سہی، لیکن آج کے دور میں انہیں کون مان سکتا ہے؟ اس نفسا نفسی کے دور میں کافور ریزی کو محسوس کرنے والی حس کہاں سے آ سکتی ہے؟ لوگوں کے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ وہ خوشبوؤں کو سونگھ سکیں۔ مجھے وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ حسیں کیسے خود بخود انسان میں جنم لے لیتی ہیں۔ کوئی بڑا دکھ دل کو مل جائے تو کیسے دل غم سے پھٹ جانا سیکھ لیتا ہے، کوئی جدا ہو جائے تو کیسے انسان کو خود بخود ہی رونا آ جاتا ہے، اور کسی نے مرنا ہو تو کیسے ناک گلاب کے پھولوں سے بھی کافور کی بو محسوس کر لیتی ہے۔ وہ ان دنوں اتنی خوش تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ وہ محبت زدہ ہو چکی ہے یا محبت گزیدہ۔ ضرور اس کے دل میں کوئی بات ہے، وہ بھی اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ اسے جیسے آج پتہ چلا تھا کہ لڑکی کے لیے مرد کا ساتھ کیوں بنایا گیا ہے، اور مرد کے بنا ایک عورت کس قدر نامکمل ہے۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا جو گندا ہو چکا تھا اور جسے وہ کبھی بھی دھونے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو دیکھا، وہاں مسرت ہی مسرت تھی، جو بار بار چہرہ دھلنے سے بھی جانے والی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے بابا کو کال کی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی سب سے باتیں کرنا چاہتی تھی، سب کے ساتھ مل کر مسکرانا چاہتی تھی۔ اس نے زویا سے بات کی تھی، اسے بتایا تھا کہ اس کی زندگی میں جو لڑکا ہے وہ کیسا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین، کتنا باوقار اور کس قدر محبت کرنے والا۔ وہ سب بتاتی جا رہی تھی جو وہ ان دنوں محسوس کرنے لگی تھی، اور وہ سب بھی جو ایک لڑکی صرف خود ہی سوچ سکتی ہے۔ زویا سن کر مسکرا رہی تھی، وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی بولنا شروع کیا تھا، لیکن اس کے پاس لفظوں کے چناؤ کی ابھی بھی کمی ہی تھی۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ ایسے موقع پر کیا کہا جاتا ہے، لیکن سبین جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ اس نے اسے کوسے قمر کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جب سیاہ آسمان پر کوسے قمر نمودار ہوتی ہے تو وہ منظر کس قدر دلکش ہوتا ہے، اور جیسے کوہ نور کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، ایسے ہی قیمت کے پیمانے پر اس منظر کی قیمت کی آخر حد تک کا تعین بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے اماں کی چکی چلنے کی آواز کو بھی سنا زویا، وہ مجھے کوئی گیت سنا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں زویا، میران بہت اچھا ہے، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی۔ آگے سے کھانسنے کی آواز آئی تھی، وہ یکدم سے چپ ہوئی تھی۔ یہ بابا کی آواز تھی۔ سبین، بابا نے نہ جانے کب چھوٹی کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا اور اسے یہ ظاہر نہیں کروایا تھا کہ وہ اس کی آخری بات سن چکے ہیں۔ جی بابا، تم ٹھیک ہو؟ وہ زومانی پوچھ رہے تھے۔
جی بابا، اس نے تاثر سے آری لہجے میں کہنا چاہا تھا، لیکن وہ خوشی کی شدت کو اپنے لہجے سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ مجھے کب ملاؤ گی اس سے؟ جلد ہی بابا۔ تمہیں اپنی زندگی جینے کا پورا اختیار ہے سبین۔ میں نے اور تمہاری ماں نے کوئی ایسا قابل قدر کام نہیں کیا کہ ہم تم دونوں کو کوئی آسائش دے سکتے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم ویسے زندگی گزارو جیسی تم چاہتی ہو۔ آپ کا شکریہ بابا۔ اور برسوں بعد اس نے تہہ دل سے اپنے بابا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ تم دونوں الگ گھر لوگے اور اس میں رہو گے۔ ربیکا کی ایک ہی رٹ تھی، لیکن ممی ہم تو آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے پاس ہی رہوں گی، زیادہ تر تمہارے پاس ہی رہا کروں گی، لیکن تم دونوں ایک الگ گھر میں رہو فی الحال۔ عیسیٰ کے مذہب میں ایسا ہی تھا کہ نئے جوڑے کو الگ گھر میں رہنا چاہیے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میران دل ہی دل میں کسی حد تک ربیکا کی بات سے متفق تھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں سب کر لوں گی، میرے پاس بہت زیور ہیں۔ عیسیٰ نے لے کر دیے تھے، لیکن اب ربیکا پھر سے گم ہونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے ممی، جیسا آپ کہیں، لیکن ہم آپ کو اکیلے نہیں رہنے دیں گے۔ یا آپ کو ہمارے ساتھ نئے گھر میں رہنا ہوگا یا ہم بھی ادھر ہی رہیں گے۔ سبین نے بھی مداخلت کی تھی۔ وہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال تم اپنے لیے نیا گھر دیکھو اور اس گھر کو سجانے کے لیے سامان خریدو۔ شادی کے بعد کے دن بہت حسین ہوتے ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور یادوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہیں۔ ربیکا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ مزید بات چیت کیا نتیجہ نکال سکتی تھی دونوں جانتے تھے، اس لیے دونوں نے خاموش ہو جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا جیسا ربیکا نے کرنے کو ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ دونوں نے اسی دن سے گھر دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ سبین کا تو کام ہی یہ رہ گیا تھا کہ وہ سارا دن لیپ ٹاپ پر ڈاؤن پیمنٹ پر قبضے والے گھر دیکھتی رہتی تھی، اور میران کا کام یہ تھا کہ وہ سبین کے پسند کیے ہوئے گھروں کے مالکوں سے جا کر ان سے ڈاؤن پیمنٹ پہ گنجائش کے بارے میں بات کیا کرتا تھا۔ دونوں نے نہ جانے کتنے گھر فائنل کیے تھے، لیکن ان گھروں کے مالک ان دونوں کو فائنل نہیں کر رہے تھے۔ ہر گزرتے دن میں محبت کی باس تھی۔ وہ دن ایسے تھے کہ ہر دن کی ڈائری میں پھولوں کا پورا چمن لپیٹ کر رکھا جا رہا تھا، اور اس چمن کی باس کبھی ناگوار نہیں ہونے والی تھی۔ وہ پھول کبھی سیاہ نہیں ہونے والے تھے، ان کی پتیاں کبھی جھڑنے والی نہیں تھی۔ مجھے تو سوئمنگ پول والے گھر پسند ہے میران، لیکن اس کا قرض اتارتے اتارتے تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ دونوں تفریح کی غرض سے قریبی پارک میں آئے تھے، لیکن سبین پر تو نئے گھر کا بھوت اس طرح سوار تھا کہ پارک میں بیٹھے بھی وہ موبائل پر سیل ہونے والے گھر ہی دیکھ رہی تھی۔ پہلے کوئی سادہ سا گھر دیکھ لیتے ہیں میری جان، پھر بعد میں جب پیسے آئیں گے تو کوئی بڑا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ اس نے اس کی ناک پر چٹکی کاٹی تھی۔ میری ناک پر چٹکی مت کاٹو، مجھے آئس کریم کی طلب ہونے لگتی ہے۔ کیا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ یہ کیسی منطق ہے؟ جیسی بھی ہے اب اسے پوری کرو۔ چٹکی ناک پر کاٹی جائے تو میری زبان پر خارش ہونے لگتی ہے، جسے ٹھنڈی میٹھی چیز ہی ختم کر سکتی ہے۔ وہ سامنے آئس کریم والا ہے، اگر تم نے ابھی وہ نہ لا کر دی تو رات تک میری بھوک تمہیں دیوالیہ کر دے گی۔ آئس کریم کھانی تھی تو ویسے کہہ دیتی، یہ ناک والا بہانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا لاتا ہوں۔ ہنستے ہوئے وہ اٹھا۔ 2 لانا؟ 2 ہی لاؤں گا۔ میں اپنے لیے 2 کا کہہ رہی ہوں، تمہیں کھانی ہے تو 3 لے لینا۔ اوکے مائی کیوٹ وائف۔ وہ ہنستے ہوئے چلا گیا تھا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ دن شام میں گم ہونے کی تیاری کرنے لگا تھا، اور جیسا کہ ہر شام کے آغاز پر ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے دن پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آنے لگتا ہے۔ لمحاتی وقت کے لیے اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اس تیز روشنی میں تیز ہوا کے جھونکے بھی قید تھے، جنہوں نے سبین کے بال پہلے اڑائے تھے اور پھر انہیں بری طرح سے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ بیگ سے پونے نکال کر اس نے تمام تر بالوں کو اس میں جکڑنا چاہا تھا، جب میران نے آئس کریم لاتے ہوئے دور سے ہی آواز لگائی تھی۔ کھلے ہی رہنے دو نا، اچھے لگ رہے ہیں، اس نے شوخی سے کہا تھا۔ سبین نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میران کی شوخی کے جواب میں اس کی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ میران نے ایسی جان لیوا مسکراہٹ پر دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو گرتے ہوئے مر جانے والی اداکاری کی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے آئس کریم اس کی شرٹ کو لگ گئی تھی۔ سبین بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی ایسی سچل تھی کہ گھونسلوں میں واپس آتے پرندے مڑ مڑ کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ لو، ایک ساتھ 2 کھاؤ گی کیا؟ ایک میں کھاؤں گی، ایک تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گے۔ مطلب؟ تو یعنی ابھی سے خدمت؟ مشرقی انداز شروع۔ ہاں، وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ لیکن ابھی شادی تو ہوئی نہیں۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سبین شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ میرا مطلب رخصتی؟ اب کہ اس نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میران،
جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا تو وہ ایسے ہی تیز آواز سے اس کا نام پکارتی تھی۔ اچھا بابا غصہ مت کیا کرو، میں ڈر جاتا ہوں تم سے، یہ آئس کریم کھاؤ۔ اس نے آئس کریم اسے کھلانی چاہی تھی اور جیسے ہی سبین نے آئس کریم کھانے کے لیے منہ کھولا تھا، میران نے آئس کریم اس کی ناک پر لگا دی۔ اللہ میران، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ناک پر چٹکی کاٹو تو تمہیں آئس کریم کی طلب ہوتی ہے، آئس کریم کو ناک پر لگاؤ تو کس چیز کی طلب ہوتی ہوگی؟ ٹھہرو، ابھی محسوس کر کے بتا دیتی ہوں، آج پہلی بار تجربہ ہو رہا ہے۔ سانس روک کر اور آنکھیں بند کر کے وہ نئے تجربے کو محسوس کرنے لگی۔ کچھ پتہ چلا؟ ہاں پتہ چل گیا، مجھے ڈائمنڈ کی طلب ہو رہی ہے، وہ چلائی۔ میران نے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ میں نے ڈائمنڈ کہا ہے، تمہارا ڈائمنڈ میں ہی تو ہوں۔ میران نے خوب بات بدلی تھی، دونوں ہنسنے لگے تھے۔ رات ابھی دور تھی لیکن جگنو وقت سے پہلے ہی چمکنے لگے تھے۔ کمرے میں کنگ آف ڈنمارک کے مہنگے سگاروں کا مہکتا ہوا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ایک بھرپور کش لے کر فضا میں دھواں چھوڑتے ہوئے پیٹرسن نے مرگولے بنانے چاہے تھے، لیکن پھر جیفرسن کی بات یاد آ جانے پر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے ایما اور ولیم سے مماثلت رکھنے والی پرانی اور بری عادتوں کو واقعی میں ترک کر دینے کی اشد ضرورت تھی۔ پولو کارزل، کیا رپورٹ ہے؟ اس نے سگار کی راکھ دان میں جھاڑتے ہوئے کارزل سے پوچھا۔ پیٹرسن کا موڈ خوشگوار تھا، یہ بات اس کے چہرے سے عیاں تھی، لیکن اس کے باوجود کارزل کا اترا ہوا منہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ آج اس کے پاس ڈان پیٹرسن کے لیے اچھی رپورٹ نہیں تھی۔ کارزل کے پاس 15 منٹ تھے، اسے 15 منٹ میں اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی اور اس کے بعد مارک کی باری تھی، اور کارزل کو آج یہ 15 منٹ بہت ہی کم محسوس ہو رہے تھے۔ جیسی خبریں اس کے پاس تھی ان کو سنانے کی تمہید کے لیے ہی کافی وقت درکار تھا۔ وہ اپنے وقت میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر دینا چاہتا تھا، اور اس مظاہرے کے لیے اس کے پاس بس ایک ہی لفظ تھا، میرے عزیز ڈان پیٹرسن۔ وہ پیٹرسن کو اسی لہجے کے ساتھ مخاطب کیا کرتا تھا۔ کارزل پیٹرسن کی ایک کمزوری سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا کہ پیٹرسن کو یہ احساس خوب راحت دیتا ہے کہ وہ ڈان ہے، سب اس سے خوف کھاتے ہیں اور اس کی عزت کرنے پر مجبور ہیں۔ کارزل اسے یہ احساس کرواتے رہنا چاہتا تھا۔ اس کی پہلی کامیابی بھی اس کی اسی چالاکی کی مرہون منت تھی، اور اگر کارزل یہ سمجھتا تھا کہ اس کی اس چالاکی سے پیٹرسن بے خبر ہے تو یہ اس کی بے وقوفی تھی۔ پیٹرسن بہت سے معاملات پر صرف اس لیے لا علمی یا نادانی کا مظاہرہ کر دیتا تھا کہ وہ اگلے کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈان، یہ لڑکا، اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اس نے ہمارا گینگ چھوڑ دیا ہے، کارزل نے ڈرتے ڈرتے پہلی خبر سنائی تھی۔ دیو ہیکل بڑی ٹی وی اسکرین پر ایک بنگالی لڑکے کی فوٹیج چلنے لگی تھی۔ اس وقت وہ بنگالی لڑکا ایک بدنام زمانہ کلب میں اسٹریٹ گرلز کے ساتھ بیٹھا ہوا عیاشی کرنے میں مصروف تھا۔ کیوں؟ پیٹرسن نے مختصر سوال پوچھا تھا۔ اس مختصر سوال میں تفصیلی غصہ تھا، کارزل جانتا تھا۔ باقی سب پیٹرسن اور کارزل دونوں سے لا تعلق تھے، ان سب کو اپنے اپنے کام کی رپورٹ بھی دینی تھی۔ وہ ذہن ہی ذہن میں اپنی اپنی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے دوسرا گینگ جوائن کر لیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے کہا تھا کہ یہ لڑکا پلاسٹک سرجری کروانے پر بھی آمادہ ہو گیا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے اسے جانے دیا؟ میرے عزیز ڈان پیٹرسن، بات دراصل یہ ہوئی تھی کہ اس لڑکے نے معاہدے سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا، جبکہ اسے پہلے سے ہی ایک اچھی خاصی رقم دی جا رہی تھی۔ میں نے ٹیٹو سے کہا کہ وہ اسے سمجھائے، اس نے ذرا سخت ہاتھوں سے سمجھا دیا ہے، اور غصے میں اس لڑکے نے دوسرے گینگ کی پشت پناہی حاصل کر لی۔ ایک طرح سے اب وہ ان کی حفاظت میں ہے اور ان کے لیے کام کرے گا۔ اگر ہم سب تم جیسا کام کرتے رہے تو ہمارا گروپ امریکہ کا نمبر 1 گروپ تو کیا بنا سکے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اپنی اب کی پوزیشن سے بھی نیچے آ جائیں گے۔ پیٹرسن کی عادت تھی وہ اپنے خاص ورکر کے سامنے میں کا لفظ بولنے کی بجائے ہم کے لفظ استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہو جاتے تھے، ایک تو یہ کہ سب خود کو گروپ کا اہم حصہ سمجھنا شروع کر دیتے تھے، دوسرا یہ کہ نام لیے بنا اگلا نصیحت بھی جلدی پکڑ لیتا تھا اور اپنی بے عزتی بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ کارزل نے دائیں بائیں دیکھا تھا، اگرچہ پیٹرسن کی بات پر کوئی ہنسا تو نہیں تھا، لیکن کارزل کے لیے سب کی آنکھوں میں مذاق تھا۔ کارزل کو اب بے پناہ حدت کا احساس ہوا تھا، کچھ یہ سوچ کر اور زیادہ اس بات سے کہ اگلی خبر بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ کارزل کے چہرے پر پریشانی کے باعث لکیریں سی بن گئی تھی۔ ڈان، اس لڑکی نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کارزل نے ریموٹ کا بٹن دبا کر اگلی فوٹیج چلا دی تھی۔ اب کے بڑی اسکرین پر سبین کی تصویر ابھری تھی۔ یہ فوٹیج اس وقت بنائی گئی تھی جب سبین اور میران پارک میں موجود تھے اور میران سبین کے لیے آئس کریم لینے گیا تھا۔ فوٹیج میں سبین کے بال ہوا سے بکھر رہے تھے۔ سبین بال سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے
लेकिन फिर किसी के कुछ कहने पर भरपूर अंदाज में मुस्कुराती है और बाल खुले ही रहने देती है। फिर कुछ होता है और अब की बार सबीन खिलखिलाकर हंसती है। सबीन की मुस्कुराहट और हंसी ऐसी थी कि सब अपनी रिपोर्ट्स भूलकर बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगे थे। कौन है ये लड़की? पीटरसन सीट पर आगे को हुआ था। उसकी आवाज़ कई लिहाफों में लिपटी हुई बरामद हुई थी। कार्जल को इस सवाल की तवक्का नहीं थी और इस अंदाज की तो हरगिज़। पाकिस्तान से है मेरे अजीज़ डॉन पीटरसन। सबीन नाम है इसका। 3 बार पहले भी हमारे लिए काम कर चुकी है। ये पाकिस्तान से लाइम से बने डेकोरेशन पीस के ज़रिए हशीश लाती थी, लेकिन अब इसने काम करने से इनकार कर दिया है। कहती है कि अब मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं ये काम नहीं करूँगी। गैंग को मुझे जान से मारना है तो बेशक मार दे। किसी और के लिए काम करने लगी है? नहीं, कहती है कि वो अल्लाह से तौबा कर चुकी है। फुटेज एक बार चलकर फिर से दोबारा चल रही थी। सबीन के खुले बाल एडम के इर्द गिर्द बिखर रहे थे। उसकी मुस्कुराहट से उसे जैसे गुदगुदी होने लगी थी। उसकी हंसी की आवाज़ से सारा कमरा भर चुका था। इसकी स्मगलिंग का तरीकाकार बहुत शफाफ था। पिछले दिनों इसने केमिकल लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट को भी झूठा कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम अपना सर पकड़कर बैठ गई थी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया। डेकोरेशन का जो पीस उनके पास था उसमें से हशीश बरामद हो गई और जो इस लड़की के पास था उसका ज़रा ज़रा चेक कर लेने पर भी वहाँ से कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैं चाहता था कि किसी भी तरह से इस लड़की को वापस बुला लिया जाए। मैंने ज़्यादा पैसों का लालच भी दिया, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। कार्जल बोलता जा रहा था और पीटरसन खामोश था। उसने एक लफ्ज़ पर भी तबसरा नहीं किया था। वो बस स्क्रीन पर मुस्कुराती और फिर खिलखिलाकर हंसती सबीन को देखता जा रहा था। कार्जल को लगा पीटरसन शायद उस लड़की पर कोई तबसरा करना ही नहीं चाहता। उसके लिए ये इतनी अहम बात साबित नहीं हुई थी जितनी कार्जल के लिए थी, इसलिए उसने फुटेज को बदल दिया। और डॉन, ये बूढ़ा आदमी, वापस उस लड़की की फुटेज लगाओ, पीटरसन ने तेज़ आवाज़ से कहा था। कार्जल ने फ़ौरन हुक्म की तामील की थी। हवा, बाल, मुस्कुराहट, हंसी, ये सब एक ऐसा भंवर बन गया था जो हर गुजरते लम्हे पीटरसन को अपनी लपेट में ले रहा था। बेहद मजबूत एहसाब होते हुए भी वो उन कम हैसियत चीज़ों की दलदल में धंसने लगा था। इस लड़की के बारे में क्या हुक्म है मेरे अजीज़ डॉन पीटरसन? अभी सब जाओ, मुझे आराम करना है। आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। सबने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा था और फिर कमरा अगले ही लम्हे खाली हो गया था। उनकी मेहनत के समर के तौर पर उन्हें एक घर मिल गया था जो कि शहर से ज़रा फासले पर सब्ज़े से घिरे इलाके में था। कीमत भी मुनासिब थी और डाउन पेमेंट के बाद बाकी की पेमेंट का शेड्यूल भी उनके लिए मौजूद था। इसलिए सबीन और मीरान ने उसे ख़रीदने में देर नहीं की थी। जितने पैसे उनके और रबीका के पास थे इतने में उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी जन्नत खरीद ली थी। और वो कहाँ जानते थे कि पैसों से जन्नत नहीं खरीदी जा सकती। दोनों बहुत खुश थे। घर को उन्होंने एक वेबसाइट पर देखा था, फिर जब उन्होंने उसे ख़रीदने का इरादा कर लिया था वो उसकी जगह पर गए थे। वो घर उससे कहीं ज़्यादा पुरफिज़ा मुकाम पर था जितना तस्वीरों में नज़र आया था, जबकि अमूमन ऐसा ही होता है कि तस्वीरें ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। 2-3 दफ़ा घर देखने के बाद और सारी कागजी कार्रवाई हो चुकने के बाद आज मालिक मकान ने उन्हें इस घर की चाबी पकड़ा दी थी। एडवांस वो दे चुके थे, बाकी रकम आहिस्ता आहिस्ता 3 सालों में अदा होनी थी। पता नहीं चाबी में स्प्रिंग लगे हुए थे या सबीन में। वो उछलती फिर रही थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ गई थी और खाली घर में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई तितली भूल भुलैयों में गुम हो गई हो। उसने घर की सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए थे और ताज़ा हवा को अंदर आने दे रही थी। मीरान उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। इसकी दीवारों पर कौन सा पेंट अच्छा लगेगा मीरान? ये सब तो तुम करोगी, मैं तुम्हारे काम में नहीं बोलूँगा। जो तुम्हारा दिल करे करना, वो प्यार से बोला था। हम जल्द ही इस घर का बाकी का कर्ज भी उतार देंगे, 3 सालों से पहले ही। सबीन खाली घर को देखते हुए बोली थी। सामान ना होने की वजह से घर में उसकी आवाज़ गूंजी थी। मीरान उसे देख रहा था कि वो किस कदर खुश है। मैं इसको सजाऊंगी। हम इसके लिए आज ही शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जितनी भी सेविंग है वो खर्च कर लेते हैं। ऑनर को कह देंगे कि हम अगले माह से बाकी की पेमेंट का शेड्यूल फॉलो करेंगे। वो बहुत अच्छा है, यकीनन उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो एक एक कमरे को देखते हुए वहाँ तसव्वुर ही तसव्वुर में सामान सजाने लगी थी। वो सामने वाला रूम मम्मी का होगा और ये हमारा बेडरूम होगा। अब वो एक खाली कमरे में दाखिल हुई थी। मैं इसे बहुत अच्छी तरह सजाऊंगी। हाँ, हम खूब मेहनत करेंगे और बहुत सी मोहब्बत। पैटी कुछ बताकर गया है कि वो कहाँ जा रहा है? जेफरसन ने मुलाजिम से पूछा था। वो बहुत जल्दी में और उजलत में पीटरसन की तरफ आया था। इस वक्त उसका चेहरा मतवहश हो रहा था। वो कहीं नहीं गए, वो तो अपने कमरे में हैं, मुलाजिम ने जवाब दिया। कमरे में?
उसने हैरत से मुलाजिम को देखा। फिर मुझे क्यों कॉल पर बताया गया था कि वो घर पर नहीं है? उन्होंने सबसे यही कहने को कहा था। जेफरसन सर हिलाता हुआ तेज़ तेज़ कदमों से चलता पीटरसन के कमरे में आया था। वो बहुत परेशान था और उलझन का शिकार भी। पीटरसन आज सुबह से उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था और उसके किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा था। मुलाजिम यही कह रहे थे कि वो कमरे में नहीं है। जब उसने मुलाजिम को पैगाम दिया कि वो जाकर उसे कमरे में कहे कि वो जेफ़ी की कॉल रिसीव करे, तो मुलाजिम ने उसे कहा था कि वो किसी को बताए बिना घर से बाहर जा चुके हैं। अब वही मुलाजिम कह रहा था कि वो कमरे में है। जेफरसन को खतरे की बू आई थी, इसीलिए वो तकरीबन भागता हुआ पीटरसन के कमरे में आया था। रास्ते से यहाँ तक के सफ़र में भी लाखों अंदेशे थे जो जेफरसन को परेशान करते रहे थे। उसे एकदम से सख्त परेशानी हुई थी। पीटरसन ने पहले कभी इस तरह का रवैया नहीं अपनाया था। वो तो बीमारी में भी हशाश बशाश रहने वाला आदमी था। वो बेइंतहा मसरूफ़ ही क्यों ना हो, जेफरसन की कॉल ज़रूर पिक किया करता था। न जाने क्या बात हुई थी। इस जवानी में पीटरसन की तबीयत तो नहीं बिगड़ सकती। फिर कौन सी परेशानी है जो उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है और जेफरसन तक से बात करने से मुलाजिम को मना किया हुआ है। ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि उसे कितनी अहम बात भी करनी हो सकती है। पीटरसन के कमरे की सारी लाइट्स बंद थी, चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ टीवी स्क्रीन रोशन थी जिस पर कोई मंजर चल रहा था। जेफरसन को अंधेरे में कहीं भी पीटरसन नज़र नहीं आया, तो वो कमरे में भी नहीं था और टीवी भी चल रहा था। उसे किसी गड़बड़ की बू आई थी। पीटरसन ऐसी गलतियां करता तो नहीं। टीवी चल रहा है, दरवाज़ा खुला है और वो कमरे में नहीं। सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकलने वाला था जब उसे महसूस हुआ कि टीवी पर एक ही मंजर बार बार दोहराया जा रहा है। मंजर में एक लड़की के बाल हवा में बिखर रहे थे। वो लड़की बाल समेटने की कोशिश करती है, लेकिन फिर किसी के कुछ कहने पर भरपूर अंदाज में मुस्कुराती है और बाल खुले ही रहने देती है। फिर कुछ होता है और अब की बार लड़की हंसती है। उसकी मुस्कुराहट और उसकी हंसी देख लेने के बाद ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा दिलकश है, ज़्यादा दिलफरेब, ज़्यादा क़यामत ख़ैज़ या ज़्यादा तबाहकुन। गौर से देख लेने के बाद जेफरसन खुद चंद लम्हों तक उस मंजर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाया था। फिर उसने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन कर दी थी। उसका शक सही था। पीटरसन खामोशी से, बेहद खामोशी से गदार सोफे पर इस तरह बैठा था कि अंधेरे में नज़र ही नहीं आ सकता था। उसके बैठने के अंदाज से ज़्यादा उसके टीवी को देखने का अंदाज जेफरसन को डराने लगा था। पैटी, जेफरसन ने उसे प्यार से पुकारा था। पीटरसन साकत बैठा रहा, जैसे उसके जिस्म से रूह निकल चुकी हो। अगर वो इस वक्त ज़िंदा भी था तो उसका रोम रोम इस कदर ढीला हो चुका था कि उस पर मुर्दे का गुमान होता था। पैटी, उसे फिर से पीटरसन का पुकारना पड़ा था। वह हकीकतन परेशान हो गया था। पीटरसन ने तब भी कुछ नहीं कहा था, अलबत्ता टीवी स्क्रीन को उसने ऑफ़ कर दिया था। फिर आहिस्तगी से उठकर वो कंसोल की तरफ बढ़ा था। वहाँ पड़ी लाइन शेक की स्याह बोतल में गहरा सुर्ख आब खनकते हुए जाम में उंडेला था। आइस बाल्टी से 3 क्यूब्स भी उसमें डाले थे और फिर उसका एक छोटा सा घूंट भरा था। ये तमाम कार्रवाई इंतहाई आहिस्तगी से हुई थी और इस तमाम में वो कंसोल पर नस्ब आईने में अपना ही अक्स देखता रहा था। पैटी, कुछ हुआ है क्या? मुझे ये लड़की चाहिए जेफी। अपने अक्स पर नज़रें जमाए हुए बिलाखिर पीटरसन ने लब खोले थे। जेफरसन ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। कहाँ तो वो डायना के लिए भी नहीं मान रहा था और कहाँ अब इस शिद्दत से उस लड़की का तालिब बन गया था। ये पहला वाक़या था कि पीटरसन ने किसी लड़की की ख्वाहिश का इजहार किया था, हर कीमत पर। अब की बार पीटरसन ने ज़ोर देकर कहा था, जो हुक्म मेरे प्यारे डॉन, मेरे प्यारे भाई। जेफरसन ने खुश होकर पीटरसन के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए उसे मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी। पीटरसन के लहजे की शिद्दत को जेफरसन महसूस कर चुका था। उसे पता था कि अब उसे ये लड़की वाकई में हर कीमत पर चाहिए। जेफरसन मुस्कुरा रहा था। आखिरकार कमरे से बाहर निकलते हुए जेफरसन न जाने क्या क्या सोचने लगा था। उसे फिर से एक मौका मिल गया था और अब की बार वो इस मौके को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो दोनों इन दिनों बहुत खुश थे और एक एक चीज़ को खूब इंजॉय कर रहे थे। दोनों उन जगहों पर फिर से गए थे जहाँ वो पहले भी कई बार जा चुके थे और सबीन को उन जगहों पर पहले से भी ज़्यादा मज़ा आया था। पहली बार से भी ज़्यादा मज़ा। मोहब्बत के रथ की डोरें उनके हाथों में थीं। वो दोनों उसे जहाँ चाहे घुमा रहे थे। न्यूयॉर्क में रहते हुए जैसे वो दोनों कोकाफ की सैर कर रहे थे। अलिफ लैला का रोमान था उन दोनों पर मुसल्लत। वो मुख्तलिफ पार्क्स में गए, प्ले लैंड, फन लैंड। उन्होंने लंबी लंबी और खौफनाक राइड्स ली थी। सबीन को झूलों से बहुत डर लगता था। झूला देखकर ही उसकी जान निकल जाती थी, खासकर ऐसे झूले जो इंसान को उल्टा सीधा चारों तरफ अच्छी तरह से घुमाकर ठोंक बजाकर चेक करते हैं
कि उन पर सफ़र करने वाला इंसान ही तो है। वो उसे इस हालत में नीचे उतारते हैं कि उस इंसान को दूसरे लोगों से पूछना पड़ता है कि मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया का ही आदमी हूँ। कुछ झूले तो इतने ढीठ होते हैं कि वो इंसान की चीखों पुकार पर यकीन नहीं करते। उन्हें उल्टियाँ दरकार होती हैं, जो होती तो यकीनन सुबह के खाने की ही हैं, लेकिन जिसे आदमी खून की उल्टियाँ समझकर करता है। और मीरान की जान ऐसे ही झूले थे। बाकी मामूली झूलों को तो वो पींग समझता था, और सबीन तो लड़की होने के बावजूद भी पींग से इतनी नाबल्द थी कि बचपन में जब कहीं उनके घर के पास ईद वगैरह का मेला लगता था और उसकी सहेलियाँ उसे थोड़ा सा तेज़ झूला दे दिया करती थी, तो वह बाकी की सारी ईद अपने हवास बहाल करने में लगा देती थी। उसे लगता था उसका सांस उससे रूठ गया है, उसके दिल की धड़कनें उसके काबू में नहीं रहीं, और वो बस अल्लाह मियाँ के पास जाने ही वाली है। आओ सबीन, इस झूले में बैठते हैं। मीरान ने एक ऐसे झूले की तरफ इशारा किया था जो ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर नस्ब था कि देखकर लगता ये बिना मलकुल मौत के ही अल्लाह के पास पहुंचा देता होगा। मैं आलम अरवाह वापस जाने के लिए तैयार हूँ मीरान, हत्ता कि आलम बरज़ख में भी, लेकिन इस झूले पर मैं नहीं बैठ सकती, उसने साफ गोई से कहा। मीरान अगर उसकी इस बात से उसे डरपोक समझता है तो भले समझे, उसको ख़तरों से खेलने का कोई शौक़ नहीं था। मीरान कह कहा मारकर हंसा। इतना डरती हो? इतना उतना मैं नहीं जानती, मेरे अंदर जितना भी डर है वो झूलों को देखकर बाहर निकल आता है। तो क्या मैं अकेला ही बैठूं? वो सामने ऊंच नीच ले लेते हैं, उसमें मैं तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ। वो आपके वो और ज़ोर से हंसा। वो ऊंच नीच, उसमें तो मैं स्कूल में भी नहीं बैठता था। जो भी हो जाए, इस झूले में तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं बैठ सकती। ओके, मैं अकेला चला जाता हूँ, लेकिन सोच लो मुझे कोई मिल भी सकती है। क्या मतलब? कोई डर कर मेरे साथ चिपक गई तो? वो आंख दबाकर बोला। फिर मुझसे शिकायत ना करना। मीरान, तुम मुझे जज्बाती ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जज्बाती छोड़ो, तुम तो नफ्सियाती ब्लैकमेल भी नहीं हो रही। सोच लो, झूले को कुछ हो गया तो मैं अकेला ही ऊपर से ऊपर चला जाऊंगा। उसने आसमान की तरफ इशारा किया। सबीन ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रखा। फिर से ऐसा मत कहना, हम दोनों एक साथ मरेंगे। चलो फिर आज ट्राई कर लो, मर गए तो दोनों एक साथ ऊपर, बच गए तो एक साथ फिर से झूला ले लिया करेंगे। उसने ना में सर हिलाया। वो अभी भी नहीं मान रही थी, मेरे कहने पर भी नहीं। अब की बार उसने इस अंदाज से कहा कि सबीन को लगा कि अब तो वो इनकार कर ही नहीं सकती। वो आलम अरवाह में वापस जा सकती है, आलम बरज़ख में भी, हत्ता कि जहन्नुम में भी, लेकिन मीरान को इनकार नहीं कर सकती। सबीन उसके साथ उस आसमानी नहीं खलाई झूले में बैठ गई थी, और उसने मीरान का बाजू इतनी शिद्दत से थाम रखा था कि झूले से उतरने के बाद सबीन अपना दिल और मीरान अपना बाजू नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा था। लगता है तुम्हारी झिझक ख़त्म हो गई है, तुम्हारा डर निकल गया है। हाँ, किसी हद तक, लेकिन मेरे बाजू का दौरान खून क्यों रवा नहीं हो रहा? वो जानबूझकर और ज़ोर ज़ोर से अपना बाजू सहलाने लगा था। अब ज़्यादा मत बनो, रात में तो कहते हो सिरहाना एक ही रखो, तुम मेरे बाजू पर सो, फिर अब क्या हुआ है? मीरान मौजू से बचते हुए दाएं बाएं देखने लगा था। अच्छा बोलो, अब कहाँ चलें? सबीन ने पूछा। ब्रश झील चलते हैं। नहीं, वहाँ नहीं। दायना की खुदकुशी और फिर हाइक की खुदकुशी की कोशिश के बाद मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं करता मीरान। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन वहाँ कुछ और भी तो हुआ था। अब के वो मुस्कुराया। सबीन खजालत से बचने के लिए आइसक्रीम लेने का बहाना करके आगे बढ़ गई। पाकिस्तान में उसके करीबी रिश्तेदारों में उसका बस एक बूढ़ा बाप है और एक छोटी बहन, जो ज़हनी बीमार थी लेकिन अब बेहतर है। स्मगलिंग का काम उसने मजबूरी में किया था। घर की गुर्बत से तंग आकर उसने ये कदम उठाया था। फिर उसे शादी से एक रोज़ पहले ही तलाक हो गई थी। उसका निकाह उसके ताया के बेटे से हुआ था, लेकिन जब शादी का दिन करीब आया तो उसने सबीन को तलाक दे दी। मुसलमानों में अक्सर इस तरह भी हो जाता है, वो निकाह पहले कर लेते हैं और शादी। सबीन के माजी के मुतालिक सारी मालूमात इकट्ठी करने का काम जेफरसन ने कारजल को सौंपने की बजाय खुद ही सरअंजाम दिया था। वो कहीं भी कोई भी गलती नहीं छोड़ना चाहता था, सब बेहद तरीके से करना चाहता था। इस वक्त पीटरसन के साथ शतरंज खेलते हुए वो सबीन के बारे में इकट्ठे किए गए सारे जुज़ से आगाह कर रहा था। जब निकाह की बात पर पीटरसन ने उसे दरमियान में टोका था। मैं सब जानता हूँ जेफ़ी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भाई को दुनिया के सारे मज़ाहब के बारे में उन मज़ाहब के आलमों से भी ज़्यादा इल्म है? ओह हाँ, मैं भूल गया था। जेफरसन वाकई ही ये बात भूल गया था, जैसा कि वो अक्सर करता आया था। आगे बोलो। क्रिस्टल के वज़ीर को हाथ में पकड़े पीटरसन अगली चाल के बारे में भी सोच रहा था और जेफरसन की बात भी सुन रहा था। शतरंज की बिसात पिछले 3 घंटे से बिछी हुई थी। मुकाबला कांटे का था।
जेफरसन जो आज तक उससे नहीं जीता था, आज वाज़े तौर पर जीतता हुआ नजर आ रहा था। मतवक्का जीत की खुशी जेफरसन के पूरे वजूद पर छाई हुई थी, लेकिन वो हमेशा की तरह यह भी भूला हुआ था कि पीटरसन ने हारना नहीं सीखा। वो आखिरी चाल में भी बाजी अपनी तरफ कर लेने का उस्ताद था। तो ये काम उसने अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मजबूरी से किया था। जेफरसन को आज पहली बार पीटरसन की हार ने निहाल किया हुआ था। मुझे इस सब से कोई सरोकार नहीं है जेफी कि उसने ये काम मजबूरी में किया या खुशी से। तुम असल बात की तरफ आओ। चाल से उकताकर पीटरसन ने सिगार का लंबा कश लेने के बाद धुआं फिजा में छोड़ा था। किंग ऑफ डेनमार्क की बहकी हुई महक कमरे में चारों तरफ फैलने लगी थी। जेफरसन चंद लम्हे खामोश रहा था। पीटरसन उससे जो पूछ रहा था उसका मतलब वो बखूबी जानता था। बोलो जेफी, या तुम उसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करने में नाकाम रहे हो? जेफरसन ने हलक तर किया। झूठ बोलना मुश्किल तर साबित हो रहा था। ना तो पाकिस्तान में उसका कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही अमेरिका में है। जेफरसन ने ऐसे कहा जैसे कोई बहुत ही मुश्किल बात कह रहा हो, जैसे ये बात उसके लिए जहर मार करने के मतरादफ थी। पीटरसन ने कश को दरमियान में ही अधूरा छोड़ दिया था। आर यू श्योर? 100%। आजकल कहाँ है वो किराए के एक घर पर तन्हा रह रही है। ठीक है, बुलवाओ उसे यहाँ। उसे कहो डॉन पीटरसन ने उसे बुलवाया है। पीटरसन का वज़ीर भी पिट चुका था। खेल अब सारे का सारा जेफरसन के हक़ में हो चुका था। ये काम मैं तुम्हारे कहने से पहले ही कर चुका हूँ बेटी। मैंने पैगाम भिजवाया था कि डॉन तुम्हें याद कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा है कि वह डॉन के मुंह पर थूकती है। वो किसी सूरत अब ये काम नहीं करेगी। वो अपने अल्लाह के साथ वादा कर चुकी है कि अब ये काम फिर से नहीं करेगी, और उसे अपने अल्लाह से किए हुए वादे के ख़िलाफ़ नहीं जाना। जेफरसन की बात सुनकर पीटरसन खामोश हो गया था। उसका सिगार ख़त्म हो चुका था। गेम हारे जाने के करीब थी। सोने के सिगार केस में से पीटरसन ने एक दूसरा सिगार निकाल लिया था। वो एक वक्त में एक ही सिगार पीने का आदी था, लेकिन जेफरसन देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसकी आदत और अतवार में काफ़ी बदलाव आ रहे थे। फिर क्या करना है बेटी? वही जो ग्रैंडफादर ने एमंडा के साथ किया था। पीटरसन ने एक जुमले में सारी बात ख़त्म कर दी थी। फिर प्यादे की चाल चली थी जिसने सारी गेम की काया पलट दी थी। नए घर का नाम उन्होंने ड्रीम लैंड रखा था, ख्वाबों की सरजमीन। उन दोनों के ख्वाबों की जो उन्होंने सोते से ज़्यादा जागते में देखे थे। नए घर के लिए दोनों ने बहुत सी ख़रीदारी की थी। हकीकतन अपनी सारी सेविंग लुटा दी थी। छोटी छोटी चीज़ें थी जिनका उनके नए घर में अंबार लगता जा रहा था। रबीका ने भी अपने हाथ की बनाई हुई बहुत सी चीज़ें नए घर के लिए उनको दी थी। कुछ मेज़ पोश, गुलदान, पर्दे, फ़ोटो फ्रेम और बेड कवर्स वगैरह। उसने अपने सारे जेवर भी सबीन को दे दिए थे। मशरिक़ में यही रिवाज है ना कि सास अपनी बहू को अपने सारे जेवर दे देती है, इसलिए ये भी अब तुम्हारे हुए। न जाने रबीका किस मशरिक़ की बात कर रही थी। सबीन की होने वाली सास ने तो उसे अपने बेटे के मुंह से रुखसती से ठीक एक दिन पहले तलाक ही दिलवा दी थी। सबीन तासुफ से उस मंज़र को सोचकर रह गई थी। बंद कार्टन्स का ढेर था जो नए घर में इकट्ठा होता जा रहा था और जिसे पेंट के बाद ही खुलना था। मीरान ने उसे कहा था कि वो पेंट के लिए कोई वर्कर बुला लेते हैं। इतनी कंजूसी करना भी ठीक नहीं होता, लेकिन सबीन ने उसे मना कर दिया था। एक तो बचत करने की गर्ज से, दूसरा इस वजह से कि थोड़ा बहुत पेंट करना तो उसे भी आता था। मैं पेंट करने में माहिर हूँ, फ़िक्र ना करो, किसी वर्कर से ज़्यादा अच्छा करूँगी। पेंट का नया डब्बा खोलते हुए उसने कहा था। फिर सुर्ख पेंट में रोलर डबोकर उसने जो ही सफ़ेद दीवार पर रगड़ा, उसे बचपन का वो दिन याद आ गया जब उसने जोया के साथ मिलकर बाहर के दरवाजे पर पीले रंग का पेंट किया था। फिर रंग कम होने की वजह से एक दरवाज़ा बिना रंगे ही रहने दिया था। वह एक ऐसा दिन था जिसे याद करके वो बेक वक्त खुश भी हुई थी और उदास भी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? बचपन के दिन कितने अजीब होते हैं ना मीरान, वो उदास कर देते हैं, और फिर भी इंसान ऐसे ही दिनों को याद किए जाता है, क्योंकि शायद उनमें महरूमियाँ होती हैं। वो महरूमियाँ इंसान को तंग कर रही होती हैं। इंसान चाहता है कि वो माजी में जाकर उन सब महरूमियों को ठीक कर ले, और बाज़ औक़ात इंसान उन महरूमियों को हाल में पूरा करने की कोशिश में हलकान होता रहता है। तुम बताओ कि तुम क्या सोचने लगी थी? मैं वो दिन सोच रही थी जब मैंने जोया के साथ मिलकर अपने घर का दरवाज़ा पेंट किया था। उसने गहरी सांस ली। मीरान को सारी बात बता देने के बावजूद भी वो अपने एहसासात उसे नहीं बता सकती थी। वो जानती थी दरवाजे से घर तक का सफ़र बहुत लंबा रहा मीरान, बहुत लंबा और थका देने वाला भी। उन बातों को याद मत करो सबीन, अब की सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
रंग ज़ाया करती रहो, मैं तुम्हें और लाकर देता रहूँगा। जवाबन वो अपनी ज़िंदगी की सारी तलखी छुपाते हुए हंसी थी। अगले हफ्ते वो दोनों बाकायदा अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। बड़े और चिकने पत्तों वाले पाम के दरख्तों से घिरे इलाके में, अपनी छोटी सी जन्नत में। सारा सामान खोलकर सजा लिया गया था। छोटी छोटी चीज़ों ने इतनी रौनक पैदा कर दी थी कि सारा घर जगमग जगमग करने लगा था। आसमान के सारे सितारे जैसे उस घर में उतर आए थे। सबीन खुश थी। वो कहाँ जानती थी कि इस घर में हुआ सुर्ख पेंट उसकी कैसी स्याह तकदीर लिखने वाला है। रबीका एक दो दिन उनके साथ रही थी। फिर एक दिन नाश्ते की टेबल पर मीरान से अलेक्जेंडर की चेरी के बागात जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं कुछ दिन अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। रबीका का मुतालबा सुनकर सबीन और मीरान दोनों ही खामोश हो गए थे। दोनों जानते थे कि वो कुछ दिन अपने साथ नहीं बल्कि तन्हाई में ईसा के साथ गुजारना चाहती है। ईसा ईसा ईसा, एक शख्स मरकर भी आखिर इस पूरी तरह से कैसे ज़िंदा था? क्या उसकी रूह ऐसी ही दुनिया पसंद थी कि मरकर भी इस दुनिया से रुखसत नहीं हो सकी थी? तुम मम्मी को जाने दो मीरान, वो हमारी नई ज़िंदगी से अपने माजी को याद करते हुए मज़ीद उदास हो रही हैं, सबीन ने सलाह दी थी। गैर मुतवक्का तौर पर मीरान ने सबीन की ये बात मान ली थी। उसने रबीका को अलेक्जेंडर के चेरी के बागात जाने की बखुशी इजाज़त दे दी थी। रबीका न जाने कितनी शिद्दत से अलेक्जेंडर के चेरी के बागात में जाना चाहती थी कि उसने उसी दिन अपनी सारी पैकिंग भी कर ली थी और शाम में वो दोनों को वक्ती तौर पर तन्हा छोड़कर अलेक्जेंडर के चेरी के बागात में चली गई थी। आने वाले दिनों में मौसम की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। पहाड़ों पर बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका था। चंद ही दिनों में मैदानी इलाके भी बर्फ़ की सफ़ेदी से ढकने वाले थे। लोग सैर व तफरीह के लिए गर्म ममालिक के प्लान बनाने लगे थे। मीरान और सबीन कहीं जाने की मनसूबाबंदी ना कर सके क्योंकि अभी उनके पास पैसों की कमी थी। दूसरा, सबीन को अपना नया घर ही किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। अगरचे रबीका के जाने के बाद घर खाली खाली हो गया था। मीरान सुबह से गया शाम को घर वापस आता था। वो पिछली रूटीन की ही तरह दो दो जॉब्स कर रहा था क्योंकि अभी दोनों ने नए घर का बहुत सा कर्ज भी उतारना था। सबीन ने मीरान को मशवरा दिया था कि ऐसे हालात में उसे भी कोई जॉब कर लेनी चाहिए। मीरान को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। सबीन उसी दिन से अपने लिए भी कोई जॉब तलाश करने के लिए सरगर्दां हो गई थी। उसे ये सोच बहुत खुशकुन लग रही थी कि घर को चलाने के लिए वो मीरान का साथ देगी। ये छुट्टी का दिन था। बाहर धुंध और बर्फ़ दोनों एक साथ उतर रही थी। सर्दी की शदीद लहर शुरू हो चुकी थी। मीरान सबीन के कहने पर न्यूज़पेपर में से उसके लिए कोई मुनासिब जॉब तलाश कर रहा था जब सबीन उसके पास आई थी। मीरान ने उसे कॉफ़ी बनाने को कहा था जिसे उसने अपने नए किचन में बड़े शौक़ से बनाया था। नई चीज़ों को शौक़ 1 माह हो जाने के बाद भी अभी तक बरकरार था। अपनी नहीं बनाई? अपनी भी है। कहाँ? ये तो 1 कप है। ये 1 मग है। मग में 2 कप कॉफ़ी आती है। वो उसके पास ही बैठ गई थी। 1 घूंट तुम पियो और 1 मुझे पिलाओ। मीरान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। इतनी मोहब्बत मत करो मुझसे, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। काम पर जाने को दिल नहीं किया करेगा मेरा, और मैं काम पर ना गया तो खाएंगे कहाँ से? 1 घूंट कॉफ़ी से तो पेट भरने से रहा। तुम्हारी मोहब्बत में मैं 1 घूंट कॉफ़ी पीकर भी खुशी से सारी ज़िंदगी भूखी रह सकती हूँ और कोई शिकवा भी नहीं करूँगी। उसने भरे हुए कप में से 1 कप कॉफ़ी का घूंट भरा था। तुम्हें पता है कि अखबार में क्या खबर आई है? तायना का रेप करने पर जेडन को सज़ा हो गई है। हाँ, मैंने पढ़ ली है। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हैरान होने वाली बात है, मैं जेडन को जानता हूँ। मम्मी की वजह से मैं उसी के पास जाता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सबीन कुछ ना समझी। क्योंकि उसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। उसे तो क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। तुम बिला वजह गलत फहमी का शिकार हो रहे हो। ज़ाहिरी बात है कि तमाम कार्रवाई के बाद ही तो उसे सज़ा दी गई है। फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो खुश हूँ कि दायना के मुजरिम को सज़ा मिल गई। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे जब सबीन के सेल फ़ोन की बेल बज उठी थी। ये कौन है? रहने दो, बजने दो। मीरान ने उसे उठने ना दिया। नहीं, देखने दो, पाकिस्तान से बाबा की कॉल ना हो। उसने उठकर दूर पड़ा सेल फ़ोन पकड़ा था। पाकिस्तान से ही कॉल थी, लेकिन बाबा की नहीं, डैनी की। ये अब क्यों कॉल कर रहा है? उसने खुद कलामी की थी। स्क्रीन पर डैनी का नंबर देखकर उसका दिल खुद ब खुद ही कोई खतरे का अलार्म देने लगा था। बोलो डैनी। सबीन, कहाँ हो तुम इस वक्त? डैनी की आवाज़ ऐसी घबराहट लिए हुए थी जैसे कोई कुंद छुरी से उसे ज़िबाह करने जा रहा हो। क्यों?
जहाँ भी हो वहाँ से भाग निकलो, डैनी ने कहा। सबीन को यह सादा सी बात भी समझ ना आ सकी। क्या? वो समझी डैनी ने शायद किसी और को कॉल करनी थी, गलती से उसे कर ली है। अपनी और मीरान की ज़िंदगी चाहती हो तो जल्द से जल्द इस घर से भाग जाओ सबीन। अब की बार तो तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त भी नहीं है। डैनी चिल्लाया था। मोबाइल सबीन के हाथ से छूटकर गिरा था। वो वहीं बुत बन गई थी। गैंग की खामोशी किस तूफान की सूरत ज़ाहिर होने जा रही थी, उसे अंदाज़ा ही कहाँ था।